बलदेव राम, सहायकाचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेड़ता सिटी, BA पार्ट फर्स्ट, पेपर हिंदी लिटरेचर सेकेंड। अपन हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। आदिकाल और भक्तिकाल के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज अपन अध्ययन करेंगे रीतिकाल। रीतिकाल का नामकरण और रीतिकाल की जो परिस्थितियाँ हैं उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहासकार या हिंदी साहित्य के जो सबसे टॉप का इतिहास लिखने वालों में से एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत 1700 से 1900 के बीच यानी 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक का जो कालखंड था उसको उन्होंने रीति तत्व की प्रधानता के आधार पर रीतिकाल नाम दिया है। मध्यकाल को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक पूर्व मध्यकाल और दूसरा उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल नाम से अभिहित किया जाता है और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है। रीतिकाल के जो नाम दिए गए हैं वो नाम इस प्रकार है। मुंडे रे मुंडे रुचि बिना, हर मुंडे की अलग अलग रुचि होती है, अलग अलग मति होती है और अपनी अपनी मति के अनुसार उन्होंने अलग अलग नामकरण किया है और अपने नाम को सही साबित करने के लिए ठोस उन्होंने सबूत भी दिए हैं। तो कलाकाल यानी रीतिकाल का एक नाम सुझाया है, वो है कलाकाल और वो नाम दिया है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रीतिकाल को अलंकृत काल के नाम से जाना भी जाता है और ये अलंकृत काल नाम देने वालों में मिश्र बंधुओं का नाम आता है और ये तीन भाई थे, श्याम बिहारी सुखदेव और कृष्ण बिहारी मिश्र। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम देने वालों में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और इसको रीतिकाल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मिश्र बंधुओं का तर्क यह है कि इस काल में कविता को अलंकृत करने की प्रवृत्ति थी या कविता को अलंकृत करने पर अधिक बल दिया जाता था और इसीलिए इसको अलंकृत काल कहना चाहिए। किंतु इस काल या इस नाम से जो लक्षण ग्रंथों की रचना जो प्रचुर मात्रा में हुई है, केवल एक ही नाम यदि अपन लेंगे तो बाकी जो भी प्रवृत्तियां हैं इस काल की तो वो सारी इससे अछूती रह जाती है यानी पीछे छूट जाती है और एक प्रकार से अपन इसको कह सकते हैं ये नामकरण इस काल की समग्र प्रवृत्तियों का बोध करवाने में सक्षम नहीं है, इसलिए यह नाम उचित जान नहीं पड़ता है। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको कहा था और उन्होंने इसके पक्ष में तर्क दिया है, वो ये है कि इस काल के कवियों की व्यापक प्रवृत्ति श्रृंगार वर्णन की थी, किंतु श्रृंगारी कवियों ने भी काव्यांग निरूपण की ओर रुचि दिखाई है। ऐसी स्थिति में केवल यदि अपन श्रृंगार काल कहें तो यह नाम भी समग्र प्रवृत्तियों का बोध करवाने वाला नहीं है, यह भी एक एकाकी प्रवृत्ति का ही द्योतक है। ऐसी स्थिति में केवल श्रृंगार काल कहने से रीतिकाल की संपूर्ण कविता का बोध बान ज्ञान नहीं हो सकता। काव्यांग चर्चा इस काल की सामान्य प्रवृत्ति थी और कविगण उसमें वैसा ही आनंद लेते थे जैसे भक्ति काल में ब्रह्म ज्ञान चर्चा में लिया जाता था। लक्षण ग्रंथों का निर्माण दूसरों को काव्य रचना पद्धति का ज्ञान कराने के उद्देश्य से किया जाता था, अर्थात एक कवि शिक्षक या आचार्य की भूमिका का निर्वाह करने में अपने आप को गौरवान्वित यानी गौरव का अनुभव करते थे, गौरव का इनको एहसास होता था। रीतिकाल में रीति शब्द का प्रयोग काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ है। ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण दिए जाते हैं उनको रीति ग्रंथ नाम से जाना जाता है। रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने रीति निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथ लिखे, अतः इस काल की जो प्रधान प्रवृत्ति वो थी रीति निरूपण और इसी को माना जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों के जो नामकरण उन्होंने किए हैं, अपन पहले भी इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है तो उसमें अपन ने पढ़ा भी था कि मतलब इनके इतिहास की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ या यूँ कहें इन्होंने जो कालों का नामकरण किया प्रधान प्रवृत्ति और प्रधान प्रवृत्ति का चयन भी इन्होंने उस या तत्कालीन जो प्रमुख ग्रंथ थे उनको आधार बना करके किया था। तो इसलिए इनका नामकरण प्रधान प्रवृत्ति का आधार पर किया है और ये नामकरण रीतिकाल के लिए जो रीति
रीतिकाल नाम सुदय आचार्य रामचंद्र को उचित ही जान पड़ता है, क्योंकि ये नाम इस काल की समग्र प्रवृत्तियों का बोध करवाने में सक्षम है। रीति से उनका तात्पर्य पद्धति, शैली और काव्यांग निरूपण से है। अब रीतिकाल का प्रारंभ चिंतामणिकृत रस विलास और मतिरामकृत रस रास से माना जा सकता है। यद्यपि इनकी रचना 1633 ईस्वी की है, तथापि रीतिकाल के अंतिम कवि ग्वाल कवि, जिनकी रचना रस रंग 1853 ईस्वी के आसपास की है। निष्कर्ष यह है कि किसी काल का प्रारंभ एक निश्चित अवधि या एक निश्चित तिथि से मान कर निश्चित तिथि पर उसे समाप्त मान लेना पूर्णतः तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। अब अपन देखते हैं रीतिकाल की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ। यानी अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, साहित्य समाज का दर्पण होता है। यानी जिस प्रकार का समाज होगा वैसा साहित्य होगा, और जैसा साहित्य होगा वैसा समाज होगा, क्योंकि कवि चाहे कोई सा भी हो, बिना समाज के वो रह नहीं सकता। और समाज, तत्कालीन समाज या जो कवि जिस समय उस समय की प्रवृत्तियाँ, परिस्थितियाँ वो उसके ऊपर निश्चित प्रभाव डालती, यानी वो उनसे अछूता नहीं रह सकता। तो जो कवि जो कुछ भी व्यक्त करता है तत्कालीन परिस्थितियों की ही एक प्रकार से अपन उपज मान सकते हैं। राजनीतिक परिस्थितियाँ, रीतिकाल ने मुगलों का वैभव काल, पराभव काल एवं अंग्रेजों का उदय काल देखा है। शाहजहाँ ने ताजमहल एवं मयूर सिंहासन जैसे वैभव के प्रतीक निर्मित कराए, किंतु 1658 ईस्वी में उसके पुत्रों औरंगजेब और दारा शिकोह में सत्ता संघर्ष आरंभ हो गया। दारा की हत्या कर औरंगजेब ने सत्ता पर अधिकार किया, किंतु उसकी धार्मिक असहिष्णुता अहमतन्यता के कारण जागीरदारों एवं हिंदू राजाओं ने उपद्रव प्रारंभ कर दिए। उनके शासन का अधिकांश समय इन उपद्रवों को दबाने में व्यतीत हुआ। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका द्वितीय पुत्र शाह आलम गद्दी पर बैठा और 1712 ईस्वी मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। अगले 50 वर्षों तक अस्थिरता रही। छोटे छोटे जागीरदारों ने भी अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। विलासवर्ती में बढ़ोतरी हुई, केंद्रीय सत्ता की पकड़ है कमज़ोर हुई, ढीली हुई। 1738 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी थी, और रही सही कसर 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने पूरी कर दी। विदेशी व्यापारियों, विशेषतः अंग्रेजों ने इस स्थिति का पूरा लाभ उठाया और धीरे धीरे शक्ति संचय करके वे 1803 ईस्वी तक लगभग समस्त उत्तरी भारत में अपना आधिपत्य जमा बैठे। थे। वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आ गई और मुगल सम्राट नाम मात्र के शासक रह गए। 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये प्रयास हुआ कि मुगलों को पुनः सत्ता पर स्थापित एवं प्रतिष्ठित किया जाए, पर यह प्रयास असफल सिद्ध हुए। अवध के विलासी शासकों का अंत भी मुगलों के सदस्य रहा। राजपूताने में भी विलास एवं बहुपत्नी प्रथा के कारण छोटे छोटे साम्राज्य धीरे धीरे कारुणिक अंत की ओर अग्रसर हुए। सामाजिक परिस्थितियाँ, सामंतवादी प्रवृत्ति का बोलबाला इस काल में था और सामंतवाद के दोष सर्वत्र व्याप्त थे। एक और विलासी शासकों, सामंतों, अधिकारियों एवं मनसबदारों का बोलबाला था, तो दूसरी ओर गरीब जनता पिस रही थी। विलासिता की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण नारी को संपत्ति माने जाने लगा। विलास उपकरणों का संग्रह करना एवं सुरा सुंदरी में लीन रहना उच्च वर्ग के जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया था। मध्यम वर्ग में भी उन्हीं के अनुकरण पर लीन रहता था। मध्य वर्ग भी किसी भी कन्या का बलात् अपहरण कर लेना उच्च वर्ग के लिए सामान्य बात थी। अभिजात वर्ग के हरम सुंदरी नारियों एवं रक्षिताओं से भरे रहते थे, फिर भी वे वैश्यागमन को ही जीवन का परम सुख मानते थे। समाज में काम भर्ती की प्रधानता थी। काम कला की शिक्षा देने वाले घटिया शिक्षक भी इसी काल में प्रचुरता से हुए हैं। विलासी माता पिता की संतानें भी अनैतिक कार्यों में लीन रहती थी।
विवाहित स्त्रियां भी पति प्रेम ने पाने के कारण इधर उधर प्रेम संबंध बनाती रहती थी। निष्कर्ष यह है कि समाज का नैतिक अंकुश शिथिल हो गया था एवं विलासवर्ती की प्रधानता सर्वत्र व्याप्त थी। सांस्कृतिक परिस्थितियाँ अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ की उदार नीति के कारण हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में भी जो समन्वय हुआ वह औरंगजेबी कट्टर धार्मिक नीति के कारण छिन्न भिन्न हो गया। मंदिरों मठों के पीठाधीश भी लोभी प्रवृत्ति के कारण राजाओं और सेठों को गुरु दीक्षा देकर भौतिक लाभ प्राप्त कर रहे थे। रामकृष्ण की लीलाओं में भी अपने विलासी जीवन की संगति खोजी जा रही थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के मूलभूत सिद्धांत से दूर हटकर कर्मकांड एवं बाह्य आडंबरों की सीमित रह गए थे। लोग अपनी विलासी मनोवृत्तियों को पूर्ण करने की मनोकामना से हिंदू मंदिरों एवं पीरों के तकियों पर जाने लगे थे। धर्म स्थान भ्रष्टाचार एवं पापाचार के केंद्र बन गए थे। जनता के अंधविश्वास का लाभ मुल्ला मौलवी पंडित पुरोहित उठा रहे थे। ये हिंदी भाषी प्रांतों में निवास कर रहे संत अब भी नैतिकता के ध्वजवाहक बने हुए थे, किंतु उनका प्रभाव उत्तर भारत में न था। इस काल में चित्रकला, स्थापत्य कला एवं संगीत कला का भी विशिष्ट स्थान रहा। मुगलों की राज की भाषा फारसी थी, किंतु काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा प्रतिष्ठित थी। इस युग की चित्रकला राशि ठाट-बाट तथा जनजीवन दोनों का चित्रण करती दिखाई पड़ती है। राजस्थानी शैली एवं कांगड़ा शैली के चित्रों में रागमाला एवं राधा कृष्ण की लीलाओं, लोक गाथाओं, महाभारत की कथाओं का चित्रण हुआ है। शाहजहाँ के द्वारा बनवाई गई इमारतों में सौंदर्य का समावेश देखने को मिलता है। आगरा का ताजमहल तथा दिल्ली के लाल किले का दीवानी काश इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। कवियों एवं कलाकारों को राज्य का आश्रय इस काल में खूब मिला, जिससे साहित्य और कला का बहुमुखी विकास हुआ था। तो ये रीतिकाल का नामकरण किस प्रकार और कौन से विद्वान ने कौन सा इसका नाम दिया है और कौन सी इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या परिस्थितियाँ थी, उनका अपन अध्ययन किया। अगले अध्याय में रीतिकाल का वर्गीकरण अपन देखेंगे। धन्यवाद।